प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद है मुझे आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए आए हैं, यह है 11वीं के विषय वस्तु से संबंधित भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भौतिक भूगोल ही समझे भूगोल के अगर पढ़ना है, समझना है, तो भौतिक भूगोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है उसकी शाखा होती है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लगे रहें और बढ़िया से तैयारी करते रहें, और जो भी विषय वस्तु है उसको आप लोग नोट करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं कि आपके जीवन के लिए क्या बेहतर है, मुझे बताने की आवश्यकता तो खैर नहीं है। हमारे अंदर ऐसे अंतर्दृष्टि होती है जिससे हम चाहें तो हम जो है इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और आगे हमारे लिए क्या ठीक है। सब कुछ आपके सामने है। भूगोल में भी हमने चर्चा कर लिया है इसके पहले के अध्याय में कि भूगोल क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो आप लोग भी समझदार हैं, सोचिए एक बार, सोचने की ज़रूरत है ना, क्योंकि जीवन आपका है, जीना भी आपको है, सब कुछ आपको करना है। अब हम लोग जो है यहाँ पर भूगोल जो शुरुआती है हमारा भूगोल, इसमें जो है भूगोल के अर्थ, परिभाषा, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। अर्थ तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, किंतु फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे क्या है इसका अर्थ है। देखिए, भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, सबसे पहली बार जो शब्द का इस्तेमाल किया, भूगोल शब्द का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले? भूगोल शब्द का या को सर्वप्रथम किसने नाम दिया? इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने किया। ये भूगोल के जनक कहे जाते हैं, भूगोल के जनक कहे जाते। नेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आधुनिक भूगोल का जनक, फिर भूगोल का जनक हिकेटियस को बताया जा रहा है, लेकिन आप जो है इन्हीं को मानेंगे, इराटोस्थनीज, है ना। वादी अगर आप बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसका विस्तृत अध्ययन आप लोगों को करना होगा। देखिए, अब हम जो है भूगोल का शब्द का सर्वप्रथम जो है किसने प्रयोग किया या किसने बोला था? इराटोस्थनीज। ये 1 नंबर के क्वेश्चन पे आता है। अगर हम अर्थ की तरफ चलें, भूगोल का अर्थ क्या है, तो भूगोल का अर्थ जो है अगर हम देखें तो भूगोल इस तरीके से लिखा जाएगा, भूगोल, ठीक है। तो अगर हम इसको संधि विच्छेद कर दें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है यहाँ पर पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप, गोलाकार स्वरूप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है भूगोल? भूगोल जो है पृथ्वी के या भूगोल में पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन किया जाता है ना, ठीक है। अब हम जो है, ये हो गया इसका अर्थ हिंदी वाला। अब हम भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक, यूनानी भी लिखा रहेगा कहीं, यूनान। तो ग्रीक ही जो है ये सबसे बड़े विद्वान उस टाइम पे थे, और इन्हीं की बातें जो है पूरे विश्व में, इन्हीं का ज्ञान जो है, शुरुआती लक्षण जो भूगोल का था वो हम कहें इन्हीं लोगों ने शुरू किया, मतलब ग्रीक के विद्वानों ने शुरू किया, तो कोई गलत बात नहीं होगी। देखिए, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धन ग्राफोस, GRAPHOS, ग्राफोस। तो जियो धन ग्राफोस, आप गाइड वगैरह में पढ़ेंगे तो ये ग्राफोस की जगह लिखा होगा ग्राफिक,
ग्राफिक। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस या ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। मतलब आप लिखेंगे भूगोल के अंग्रेजी शब्द को ध्यान दिया जाए तो इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धन ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है या ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल विषय में पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप या स्वरूपों का भूगोल विषय में पृथ्वी के स्वरूपों का या गोलाकार स्वरूपों का या पृथ्वी के जो भी स्वरूप हैं स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम भूगोल की बात करें, देखिए ये पृथ्वी है हमारी और ये पृथ्वी का है गोलाकार स्वरूप। ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे घूमती है आप लोग करके देखिएगा ट्राई। जैसे घड़ी जो होती है, घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा के विपरीत। ठीक है। तो आप गोल रख लेंगे, अपनी घड़ी को देखेंगे, सबसे पहले कैसे चलती घड़ी, इस तरीके से चलती है। ठीक है। तो आप जो है सोचेंगे कि घड़ी जैसे चलती है उसकी उल्टी दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, ग्लोब में हम बता देंगे पश्चिम से पूर्व कैसे घूमती है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखें। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको दिमाग में नहीं आएगी। तो भूगोल विषय में पृथ्वी के स्वरूपों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है ना। ये हो गई अंग्रेजी का इसका अर्थ है। अब हम आगे की तरफ जब अर्थ को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास में जो हमें पढ़ना होता है वो होता है उसकी परिभाषा। तो रिचर्ड हार्टसॉन महोदय कहते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है, या रिचर्ड हार्टसॉन कहते हैं कि भूगोल है क्या आखिरकार। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के विचारों को समझ लें। तो भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल क्या है? हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, देख रहे होंगे आप लोग, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये ऊपर का धरातल, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप धरातल, ये अफ्रीका महाद्वीप का धरातल, यूरोप महाद्वीप का धरातल, एशिया महाद्वीप का धरातल, ये साउथ में दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का धरातल है ना, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव के समीप आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइट वाला हिस्सा। तो कुल मिला के ये जो धरातल है, क्या है? धरातल मतलब कि जमीन के या पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, कोई भी प्रकार के भूदृश्य में हो। तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की, किसकी? धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता। अब प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता क्या है? प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता ये है कि कहीं पर जो है जो पर्वत हैं तो कहीं पर पर्वत क्या है? ऊंचे हैं, तो कहीं पर्वत क्या है? नीचे हैं। कहीं पर जंगल हैं तो जंगल कहीं पर सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, तो किसी स्थान पर पतझड़ वन पाए जा रहे हैं, तो किसी स्थान पर जो है ऐसे वन पाए जाते हैं कोणधारी वन, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ इस तरीके के वृक्ष भी पाए जाते हैं, कोणधारी वन कहलाते हैं ना। उनका आकार जो ऊपर से ऐसा शंकु की तरह होता है। तो अगर हम वनस्पति की बात करें, जीव जंतु की बात करें, आप मनुष्य की ही बात करें अगर, तो मनुष्य में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। आप जो है अमेरिका के लोगों को देखेंगे वो अलग तरीके के होते हैं, जापान के लोगों को देखेंगे तो वो अलग तरीके के होते हैं, अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो अलग तरीके के होते हैं। आप जो है ये टास्क भी ले सकते हो, आप देख लें, आप नेट पे सर्च करके देख लें कि अमेरिका के लोगों को कैसे दिखाई देते हैं, जापान के लोग कैसे रहते हैं, अफ्रीका के कैसे रहते हैं, चाइना मतलब चीन के लोग कैसे रहते हैं, और भारत के लोग कैसे रहते हैं। तो कुल मिला के ये है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो मनुष्य जो है उसमें भी अंतर पाया जाता है। उसकी काठी, उसका गठन, उसका शारीरिक गठन, उसका रंग रूप, उसकी भाषा बोली में भिन्नता पाई जाती है। तो प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता की हम बात क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि बात संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ रहने वाले लोगों का रंग गोरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर जलवायु उत्तम है, मतलब
समशीतोष्ण जलवायु के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है। कनाडा के लोग भी गोरे मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पूरा ठंडा क्षेत्र होता है। फिर सोवियत रूस इधर पहुँचेंगे, सोवियत रूस में ये लोग भी ठंडे क्षेत्र में है। ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है सोवियत रूस, दिखाई दे रहा है येलो कलर। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या जमी रहेगी, बर्फ़ जमी रहेगी। कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो प्रकृति है, यहाँ पर जिस तरीके का पर्यावरण है, ठीक इसी तरीके का यहाँ का जीवन है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का खान पान है, यहाँ की भाषा बोली भी अलग है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे फॉरेस्ट एरिया ले लो, जंगल भी ले लोगे तो सब पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के जंगल पाए जाएंगे। अगर आप जो है पेड़ पौधे ले, मतलब कि अगर पर्वत ले लोगे तो इधर राकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पर दक्षिणी में एंडीज पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है, आल्पस एटलस पर्वत है, यूराल पर्वत है। तो ये जो पर्वत हैं, यहाँ पर एटलस है अफ्रीका में, है ना, इधर आल्पस है यूरोप में, यूराल पर्वत है, और भारत में हिमालय पर्वत है। और पूरे विश्व में श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की जो अलग अलग समय पे बनी है। मतलब कुल मिला के ये है कि उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, पर्वतों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जंगली जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भारत में अलग मिलेंगे, अफ्रीका में अलग मिलेंगे, और देखिए अमेरिका में अलग मिलेंगे, ब्राज़ील में अलग मिलेंगे। जो खेती होगी वो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग किस्म की खेती होगी और अलग अलग तरीके से भी की जाती है। कुल मिला के जो हम बात कर रहे हैं, तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। वर्णन कैसे करना कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे रहते लोग, फिर बात करना, वर्णन क्या करना, भारत में कैसी जीवन शैली लोगों की, फिर क्या बात करना, ऑस्ट्रेलिया में कैसी जीवन शैली लोगों की। तो भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। व्याख्या करना मतलब क्यों है, आप क्यों के फैक्टर पे आ गए कि भाई वहाँ पर ऐसी तो है, हम मान लेते हैं ऐसी स्थिति है, लेकिन क्यों है। तो यहाँ पर जो है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये है एक परिभाषा जो आप लोगों को बनना चाहिए। एक दो बार लिख के देखेंगे आप लोग, बनने लगेगा। कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, देखेंगे कि अगला जो भविष्य है वो आपका उज्जवल होगा। कही जाती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम अर्थ और परिभाषा की बात तो हम कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उपागम। ठीक है, उपागम जो है दो होते हैं, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। ठीक है, प्रादेशिक उपागम का जो जन्म है या शुरुआत है वो रिटर महोदय ने किया, और इसकी क्रमबद्ध उपागम की जो है आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है वारेनियस का नाम आता है। अगर आपकी पुस्तक में देखें तो आप हम्बोल्ट नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हम्बोल्ट। तो जो आपकी पुस्तक है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या दिया हुआ है, हम्बोल्ट। क्या लिखा है, हम्बोल्ट जो है क्रमबद्ध भूगोल की जो शुरुआत की अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। आप नेट पे देखेंगे तो आपको वारेनियस मिलेगा। देखिए नेट और इसका क्या अंतर है, आपको तो पढ़ना यही है, लेकिन अगर नेट की बात हम उसके लिए कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे तैयारी बच्चे करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। क्रमबद्ध उपागम की शुरुआत किसने किया, हम्बोल्ट ने। प्रादेशिक उपागम की शुरुआत किसने किया, रिटर ने। तो यहाँ पर जो है अब समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। क्रमबद्ध उपागम का मतलब होता है जब हम किसी देश का के बृहद पहलू का अध्ययन करते हैं। बृहद पहलू का अध्ययन करते हैं मतलब पूरे भारत का जैसे किसी चीज़ का अध्ययन करना हो, तो वो कहलाएगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, प्रादेशिक उपागम कहलाता है कि जब हम किसी प्रदेश के कुछ पहलुओं का अध्ययन करते हैं, कुछ पहलू का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बात संपूर्ण भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में, ये भारत देखिए, एशिया महाद्वीप का ये भाग, ये भारत है। तो इस भारत में अगर हम देखें पूरे भारत की, अगर हमें जलवायु का अध्ययन करना हो तो ये कहलाएगा क्रमबद्ध उपागम। क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध उपागम। लेकिन अगर इसमें मध्य प्रदेश के अंदर
जो है, अगर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, इसका अध्ययन करना हो तो कहलाएगा प्रादेशिक उपागम। आप समझ ही गए होंगे, जब छोटे से भाग का चयन करके उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है तो कहलाता है प्रादेशिक उपागम। और जब पूरा संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है क्रमबद्ध उपागम। मध्य प्रदेश का अध्ययन करना क्रमबद्ध उपागम कहलाएगा, लेकिन बुंदेलखंड का अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम कहलाएगा। ठीक है, संपूर्ण की बात करेंगे तो क्रमबद्ध होगा, और अगर हम उसके एक अंश की बात करने लगेंगे तो प्रादेशिक उपागम। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, भूगोल के कितने उपागम हैं? 2, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम क्या करता है? विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करता है, और प्रादेशिक उपागम क्या किया जाता है? किसी छोटे भाग या छोटे प्रदेश का अध्ययन या किसी ऐसे लक्षण का अध्ययन किया जाता है, मतलब भौगोलिक लक्षण का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये एक छोटे क्षेत्र के बारे में होता है और ये इसका विस्तृत होता है। जब संपूर्णता की बात की जाती है तो क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, और उसके कुछ भाग का अध्ययन तो प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन के उपागम है। उपागम को इंग्लिश में बोला जाए तो अप्रोच। क्या कहलाते हैं? अप्रोच। जैसे कई बार नहीं बोलते लोग कि हमारी अप्रोच यहाँ तक है, तो वो अप्रोच है, मतलब उस विषय की पहुँच की बात हो रही है कि उस विषय की पहुँच क्या है। ये बड़े स्तर का भी अध्ययन करता है और छोटे स्तर का भी अध्ययन करता है। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों को। आगे की तरफ उपागम के बाद अगर हम चलें शाखाओं की तरफ, किसकी तरफ? शाखाएं। यहाँ से देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये अर्थ और परिभाषा है। 1 नंबर के क्वेश्चन में जनक का नाम है, जो इराटोस्थनीज नाम है, भूगोल के जनक इराटोस्थनीज। अब ये जो शाखाएं आ रही हैं, शाखाओं में से क्या पूछा जाता है? शाखाओं में से पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल, ठीक है, ये पहली शाखा है। दूसरी जो है मानव भूगोल शाखा है। तीसरी शाखा जो है वो जैव भूगोल है। कौन सा? जैव भूगोल, ये तीसरी शाखा है। वर्तमान समय में एक और बात की जाती है प्रादेशिक अध्ययन की। ठीक है, कौन से अध्ययन की? प्रादेशिक अध्ययन। तो भूगोल की जो चौथी शाखा है आप लोगों की, वो है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम पर आधारित, उपागम पर आधारित, प्रादेशिक उपागम पर आधारित शाखाएं। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि पहले पढ़ा जाता था भौतिक और मानव, ये 2 शाखाएं हैं। फिर अगले में आया कि 3 शाखाएं हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है कि कितनी शाखाएं हैं। ऐसा पूछा जाए तो मुख्य रूप से आप लिख देंगे 3 शाखाएं हैं, लेकिन पुस्तक पे तो 4 ही दिया है, तो 4 भी उसका आंसर होगा, तो 4 ही सही होगा। लेकिन ऐसे भ्रम वाले क्वेश्चन जो है कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए। भौतिक भूगोल क्या होता है? जिसमें हम भौतिक या प्राकृतिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक लक्षण कौन से हैं? जैसे मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। दूसरा जल विज्ञान, ठीक है, हाइड्रोलॉजी कहेंगे, लेकिन इसकी शाखा नहीं है ये भू आकृति विज्ञान। कौन सी? भू आकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो मृदा भूगोल हो गया, भू आकृति विज्ञान हो गया। समुद्र विज्ञान, कौन सा? समुद्र विज्ञान मतलब ओशनोलॉजी। तो यहाँ पर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये जो है भूगोल की शाखाएं हैं। अब भूगोल की कौन सी शाखाएं? भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। मृदा में किसका अध्ययन किया जाएगा? कहाँ कैसी मृदा है। भू आकृति में कैसा किया जाएगा कि कहाँ पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है। इसका अध्ययन किया जाएगा किस में? भू आकृति में, कि कहाँ कैसी आकृति, कहाँ झील है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पर क्या है। जलवायु में अध्ययन किया जाता है कि विश्व के जो जितने भी देश है वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय है, समशीतोष्ण है, शीत जलवायु है, कौन सी जलवायु है, उसका अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है। यहाँ 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। अब यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान देना है कि प्राकृतिक की बात हो रहा है, नेचुरल की। किसकी बात हो रही है? नेचुरल चीज़ पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा जो लिखा हुआ है वो नेचुरल है। तो आप याद रखेंगे, जैसे भू आकृति को मनुष्य ने नहीं बनाया, जलवायु को मनुष्य ने नहीं बनाया, मिट्टी को मनुष्य ने नहीं बनाया, है ना। तो ये आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपको बन जाएगा। फिर मानव भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल की मतलब शाखाएं, जो भूगोल की दूसरी शाखा है वो कौन सी है? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो है ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, है ना। ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंख्या भूगोल। अब इसमें ध्यान देने लायक क्या बात रहता है? कौन सा भूदृश्य मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित, मानव क्या था इतिहास में? अब मानव का अध्ययन किया जाता है, ये जो है ऐतिहासिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप से अध्ययन किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा कि भाई मनुष्य का खान पान कैसा, रहन सहन कैसा। मनुष्य राजनीति करता है तो राजनीतिक भूगोल की कहाँ पर किस तरीके की राजनीतिक स्थिरता है कि अस्थिरता है। जनसंख्या से संबंधित उसका जो है लिंग, संगठन, कार्यशील जनसंख्या, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो भौतिक भूगोल की जो दूसरी शाखा है तो उसमें आर्थिक भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल भी है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। और एक और भूगोल है, चलिए हो गया, जनसंख्या भूगोल। तो ये सभी भूगोल की शाखाएं हैं जो मानव भूगोल की शाखाएं कहलाती हैं। देखिए भूगोल की ये शाखाएं और इस भूगोल की इन शाखाओं की ये शाखाएं, जैसे कि आप पेड़ देखते हैं तो पेड़ में क्या होती हैं? ऐसी शाखाएं होती हैं, शाखाओं के बाद ऐसी टहनियाँ होती हैं। तो ऐसे ही भूगोल में भी देखें तो मुख्य जो है, अगर हम इसके 4 भाग कर लें, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल और एक और भूगोल कौन सा? प्रादेशिक उपागम का भूगोल। तो इनकी भी क्या है? सब ब्रांचेज हैं, सब मतलब उप शाखाएँ हैं। तो यही जो है इस तरीके का अगर हम डायग्राम बना लें तो ये पूरा भूगोल होगा। क्या होगा? भूगोल, सभी को मिलाकर, है ना। अब इसमें पत्ते बना देंगे तो वो पूरे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो मानव भूगोल समझ गए होंगे आप लोग। जैव भूगोल, जैव भूगोल क्या होता है? जैव मतलब होता है जिनमें जीवन हो, जैसे जीव जंतु। तो जीव भूगोल की अगर हम बात करें, जीव भूगोल। दूसरा जो है वनस्पति भूगोल, वनस्पति में भी जीवन होता है, सब जानते हैं, वनस्पति भूगोल। और तीसरा जो है पारिस्थितिकी भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल मतलब जिसमें जीवों के रहन सहन, उनके क्रियाकलाप, वो आपस में जो संबंध जीवों का होता है उसका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति तो आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से उग जाती है वनस्पति कहलाती है। जीव भूगोल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, जो जंगली जीव जंतु वगैरह हैं उनको। और पारिस्थितिकी भूगोल, और एक इसमें और सम्मिलित किया जाता है पर्यावरण को, पर्यावरण भूगोल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। भौतिक भूगोल की शाखा जो है वो है जलवायु विज्ञान, और है जलवायु विज्ञान तो भौतिक भूगोल की शाखा है। लेकिन जब हमारे आसपास की पर्यावरण की बात होती है तो ये जैव भूगोल से संबंधित है, क्योंकि जितना भी पर्यावरण है उसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो जैव भूगोल की ये शाखाएँ हो गई। अब प्रादेशिक उपागम की बात करें तो प्रादेशिक उपागम जो होते हैं वो होते हैं आप लोगों के, सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन, ये इसको ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रादेशिक अध्ययन, विकास मतलब इसमें क्या अध्ययन किया जाएगा? विकास की बात की जाती है, नियोजन की बात की जाती है कि हम कैसे प्लानिंग करके संसाधनों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विकास है, अध्ययन है, नियोजन है, ये सभी एक प्रोसेस होती हैं कि किसी क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? उसके विकास के लिए सोचेंगे तो नियोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नियोजन। ठीक है,
तो और विवेचना, और आखिरी आखिरी में आता है फिर इसमें विवेचना की विवेचना हम किसी चीज़ की करेंगे कि वहाँ ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं कि नहीं है। तो हमने जो है आज पूरा ये डिस्कस कर लिया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल जो है मानव भूगोल है, और उसमें ऐतिहासिक दे दिया जाएगा और 3 ये दे दिए जाएंगे। तो आपको ये बनना चाहिए और बन भी जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएंगे। जैव भूगोल क्या है, जिसमें जीवन है। मानव भूगोल क्या है, जिसको मनुष्य ने उस भूदृश्य को बदला है। और भौतिक भूगोल क्या है, जिसको मनुष्य की जिसमें कोई मतलब शक्ति नहीं है, प्रकृति ने ही उसको बनाया है। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा हो गई अर्थ, परिभाषा, उपागम और शाखाएं। उपागम कितने हैं? 2, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। शाखाएं कितनी हैं? ये 4, मुख्यतः 3, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत कर चुके चर्चा, अर्थ भी कर चुके। अब आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अर्थ परिभाषा से। उपागम का क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, शाखाओं का क्वेश्चन भी 1 ही नंबर का है। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।